इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी की आज की इस चौपाल में हम सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस किसान वाणी का यह सफर। आज की इस किसान वाणी में आपके साथ मैं हूं मनीष गडकरी और मैं हूं सपना सोनी। तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। सपना बहन, अभी हाल ही में हमने गणेश उत्सव का बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया। बिल्कुल भैया। और अब शुरू है पितरों का तर्पण का पर्व पितृपक्ष। बिल्कुल। जिसमें पितरों का पूजन कर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। बिल्कुल। और मनीष भैया, हमारा जो देश है वह त्योहारों का देश है, जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करती है। और भैया, अब बहुत जल्द आने वाला है हम किसान भाइयों का त्योहार, और वह है कटाई का। बिल्कुल। तो बस भैया, इस माह के अंत तक कटाई शुरू होने की पूरी संभावना है। हमारे खेतों में मक्का की फसल में फल लग चुके हैं और बहुत ही जगह तो फल भर भी चुके हैं। तो ऐसे में अभी वक्त है कि हम कटाई के बाद फसलों को कहाँ रखना है, कब गहाना है, खलिहान कैसे बनाना है, इन सब की तैयारियों पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। और किसान भाइयों, साथ ही साथ अगली फसल के लिए भी तो योजना बनानी है। बिल्कुल। अगली फसल कौन सी लगाना है किसान भाइयों, अगर आप साल में 3 फसल लेते हैं और आपके पास पर्याप्त पानी उपलब्ध है तो आपको जल्द से जल्द कटाई का काम निपटाकर खेतों को तैयार करना होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो आलू की फसल के लिए या सब्जियों की फसल के लिए खेतों की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, समय समय पर हमारे कृषि वैज्ञानिक बीजों को लेकर, प्रमाणित बीजों को लेकर बहुत सारी सलाह हमारे किसान भाइयों को देते हैं। आप विशेष रूप से बीजों की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए ही बीजों का उपयोग करें, क्योंकि अगर बीज अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फसल भी बहुत ही अच्छी होगी। बीज हमेशा प्रमाणित और लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें। चलिए किसान भाइयों के लिए हम आपको बता ही दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, आज की बात में आज हम बात करेंगे कृषि उत्पादन में प्राकृतिक खेती का महत्व और प्रभाव विषय पर। हर बार की तरह ही होगा आपका मनोरंजन और होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश। साथ ही होगा आज का मेहमान क्रम, जिसमें हमारे आज के मेहमान होंगे डॉक्टर DP शर्मा से, संचालक विस्तार सेवाएं संचालनालय विस्तार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से, कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक पर रजनीश शर्मा की भेंटवार्ता। तो श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस लोकगीत के साथ। जहाँ बोले पंछी मोर ब्रज की लता लगे प्यारी, जहाँ बोले पंछी मोर ब्रज की लता लगे प्यारी, जहाँ बोले पंछी मोर ब्रज की लता लगे प्यारी। अरे एक तो मंदिर बाकी शोभा, मंदिर बाकी शोभा, अरे एक तो मंदिर बाकी शोभा, मंदिर बाकी शोभा, झांकी जुगल किशोर ब्रज की लता लगे प्यारी, जहाँ बोले पंछी मोर ब्रज की लता लगे प्यारी। अरे एक तो कदम की छैया, कदम की छैया, अरे एक तो कदम की छैया, कदम की छैया, बंसी बाजे बड़ी भोर ब्रज की लता लगे प्यारी, जहाँ बोले पंछी मोर ब्रज की
और किसान भाइयों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारी आज की बात से। हम हमारी आज की बात करेंगे कृषि उत्पादन में प्राकृतिक खेती का महत्व और प्रभाव इस विषय पर। किसान भाइयों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है। तो भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है। इस विधि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे गाय का गोबर, मूत्र, जीवामृत, बीजामृत और पौधों के अर्क का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की लागत कम करना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे रसायन मुक्त पोषण युक्त भोजन, बढ़ी हुई मिट्टी की उर्वरता, बेहतर जल धारण क्षमता, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता में वृद्धि और किसानों की आय में वृद्धि। इसके अलावा यह खेती उत्पादन लागत को भी कम करती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए फसल की पैदावार और उत्पादन को बढ़ाती है। बिल्कुल सही कहा भैया। और किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न भोजन में पोषण घनत्व अधिक होता है, जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। साथ ही यह मिट्टी की संरचना, उर्वरता और सूक्ष्म गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। प्राकृतिक खेती में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग होता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। यह खेतों के आसपास पर्यावरण में जैव विविधता को बढ़ावा देती है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती मिट्टी और पानी में रासायनिक प्रदूषण को कम करने में भी सहायता देती है। किसान भाइयों, महंगे रासायनिक इनपुट के प्रयोग को कम करके प्राकृतिक खेती किसानों की उत्पादन लागत को कम करती है। कम लागत, समान या बढ़ी हुई पैदावार और अंतर फसल से आय के कारण किसानों की शुद्ध आय में भी बढ़ोतरी होती है। यह खेती व्यवहार और आकांक्षा पूर्ण बनाकर किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका का मार्ग प्रशस्त करती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, अब प्राकृतिक खेती के घटकों के बारे में समझते हैं। घटकों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है बीजामृत का। बीजामृत एक अद्भुत जैविक घोल है जिसका उद्देश्य बीज उपचार किसी रोपण सामग्री के लिए किया जाता है। बीजामृत के लिए 1 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए गाय का गोबर 5 किलोग्राम, गाय का मूत्र 5 लीटर, चूना पत्थर 250 ग्राम, पानी 20 लीटर, बीज 100 किलोग्राम, मिट्टी बरगद के जड़ों के आसपास की 50 ग्राम, इसको मिलाकर ही बीजामृत बनाया जाता है। किसान भाइयों, अगर वहीं दूसरे घटक की बात करें तो वह है जीवामृत। जीवामृत किण्वित माइक्रोबियल कल्चर के पोषक तत्व प्रदान करता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसको बनाने के लिए 200 लीटर पानी, गौमूत्र 8 से 10 लीटर, गाय का गोबर 10 किलोग्राम, गुड़ 2 किलोग्राम, उर्वरक मिट्टी 2 किलोग्राम, दलहन का आटा या बेसन 2 किलोग्राम, इसको मिलाकर उबालकर ठंडा करने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावा वापसा, इस प्रक्रिया में जहां मिट्टी में हवा के अणु और पानी के अणु दोनों मौजूद होते हैं। वहीं अगर मल्चिंग की बात करें तो भैया, पौधों के चारों ओर मिट्टी के सतह को ढकने की प्रक्रिया फसल के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के लिए मल्चिंग की जाती है। बिल्कुल। किसान भाइयों की प्राकृतिक खेती में कीट प्रबंधन के लिए अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र का प्रयोग किया जाता है। अग्निअस्त्र मिट्टी और पौधों के लिए एक खाद के रूप में कार्य करता है। यह सभी प्रकार के कीड़ों को दूर कर सकता है और मिट्टी की समृद्धि को बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए गाय का मूत्र 20 लीटर, नीम की पत्तियां 5 किलोग्राम, तंबाकू 1 किलोग्राम, हरी मिर्च 500 ग्राम और लहसुन 500 ग्राम लिया जाता है। इसके बाद 20 लीटर गौमूत्र को एक बर्तन में लेते हैं और सभी सामग्री को पीसकर मिलाकर मिश्रण बना लेते हैं। मिश्रण को 3-4 उबाल आने के बाद 48 घंटे के लिए ठंडा करने रख देते हैं। फिर कीट रोलर, तना छेदक, फल छेदक पर छिड़काव के लिए यह घोल तैयार हो जाता है।
किसान भाइयों, ब्रह्मास्त्र की बात करें तो चूसने वाले कीट फली छेदक और फल छेदक के काम में आता है। इससे 20 लीटर गोमूत्र, धतूरे की पत्ती 2 किलोग्राम, सीताफल की पत्ती 2 किलोग्राम, करंज की पत्ती 2 किलोग्राम और अरंडी की पत्ती 2 किलोग्राम और नीम की पत्ती 5 किलोग्राम एक बर्तन में 20 लीटर गोमूत्र डालें। 5 किलो नीम के पत्ते पीस कर नीम के पत्ते को पानी में मिला लें और इस घोल को अच्छे से उबालें। 48 घंटे किण्वित होने के लिए रखें। उसके बाद छान कर इसका ठंडा होने पर इसका छिड़काव करें। बिल्कुल। और किसान भाइयों, नीम अस्त्र की बात करें तो नीम एक औषधि आधारित कीटनाशक दवा है जिसका प्रयोग चूसने वाले कीट और छोटी इल्लियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें गौमूत्र 5 लीटर, पानी 100 लीटर, गोबर 1 किलोग्राम और नीम की पत्तियां 5 किलोग्राम को 100 लीटर पानी में 5 लीटर गौमूत्र डालें। उसमें 1 किलो गाय का गोबर डालें। 5 किलो नीम की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट मिला लें। 48 घंटे के लिए किण्वित करने के बाद छानकर इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, अगर प्राकृतिक खेती के प्रभाव की बात करें तो भैया प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों ने जो अपने अनुभव के आधार पर यह बताया है कि इससे उच्च पैदावार के साथ साथ स्वस्थ जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। खाना जो होता है वो उच्च पोषण घनत्व वाला प्राप्त होता है और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से यह खेती बहुत ही अधिक लाभप्रद होती है। उत्पादन की न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन के कारण प्राकृतिक खेती अब दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रही है। बिल्कुल सही कहा। और प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है जिससे मिट्टी में होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिल जाती है। खट्टी छाछ का उपयोग अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र में बहुतायत से किया जाने लगा है। किसान भाइयों, अगर आप भी प्राकृतिक खेती के महत्व और प्रभाव को आजमाना चाहते हैं और समझ गए हैं तो एक बार इसका प्रयोग अवश्य करें और अपनी खेती और उत्पादन को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। तो ये तो थी हमारी आज की बात कृषि उत्पादन में प्राकृतिक खेती का महत्व और प्रभाव इस विषय पर। और मनीष भैया, अब जुड़ते हैं हम हमारे मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये गीत। बजरंग बली तुम अपना रूप दिखाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। ओ मेरे बजरंग बली तुम अपना रूप दिखाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। बालापन सूरज खो निगलो, जग अंधियारी छाई। 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 मात अंजनी ने पल भर में बिगड़ी बात बनाई। मात अंजनी ने पल भर में बिगड़ी बात बनाई। एक किरण जब मुंह से निकली तब उजियारो आओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। ओ मेरे बजरंग बली तुम अपना रूप दिखाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, आइए जुड़ते हैं आज के मेहमान क्रम से। आज के मेहमान हैं हमारे डॉक्टर DP शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, संचालनालय विस्तार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक पर रजनीश शर्मा की बातचीत। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम। किसान भाइयों, दिनांक 27 अगस्त 2025 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई
और इस संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं जबलपुर से पधारे डॉक्टर डी.पी. शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, संचालनालय विस्तार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। जी, आज जो कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई, तो जिन प्रमुख बिंदुओं को लेकर ये बैठक की गई थी उसके बारे में कुछ बताइए। सभी किसान भाइयों को मेरे नमस्कार। रजनीश जी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले में आज कृषि संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें वैज्ञानिक सलाहकार समिति, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक साथी क्या कार्यक्रम साल भर आयोजित करते हैं और उसका आउटपुट निदान क्या हुआ, इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस सलाहकार समिति में सभी विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे, वेटनरी, आपका हॉर्टिकल्चर और जितने इससे जुड़े विभाग हैं सभी जुड़े थे। सभी लोगों ने अपनी समस्याओं व्यक्त की, किसान भी उपस्थित थे, किसानों ने अपनी समस्याओं को रखा और उसका निदान क्या कर सकता है वैज्ञानिक, उसके निदान के ऊपर चर्चाएं की गई। सबसे बड़ी, इस ज़िले में हर प्रकार की खेती होती है, सब्जी की खेती होती है, मक्का मेजर क्रॉप है, थोड़ा बहुत एरिया में सोयाबीन भी है, धान है, गेहूं है, सब प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है और प्रचुर मात्रा में होता है। आज किसानों के साथ समस्या ये होगी कि उनके आदान का सही मूल्य मिल जाए तो किसान को लगता है कि हमारा काम अच्छे से हो गया। उत्पादन किसान इतना ज़्यादा कर रहा है पर उत्पादन का सही उसका दाम नहीं मिल रहा है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए संगोष्ठी का आयोजन था। किसानों की दूसरी समस्या थी मिट्टी की। मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके। हमने एक्सेस मात्रा में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, हमने एक्सेस मात्रा में बीडीसाइड का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड का किया। अतः इस माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का उपयोग आप संतुलित मात्रा में करिए और नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उपयोग करिए, क्योंकि हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन इतना कम होता जा रहा है और मिट्टी हमारी डिग्रेडेड होती जा रही है, माने उसमें जो ताकत बची, जो न्यूट्रिएंट की मात्राएं हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं। उसका सुधार हम गोवंश के माध्यम से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश का अपने घरों में पालिए और उसका जो गार्बेज निकलता है, जैसे गोबर है, यूरिन है, उसका इस्तेमाल आप खेतों में करें, जिससे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सुधारी जा सके। इन्हीं बातों के साथ टेक्नोलॉजी, सीड, कैसे किसानों का इस्तेमाल करना चाहिए, नर्सरी में क्या प्रबंधन करना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई और किसानों को उसका निदान देने का पूरा प्रयास किया गया। तो हमारी खेती की जो मृदा है वो स्वस्थ रहे और उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़े, इस संबंध में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सिर्फ हमारा किसान भाइयों से इतना आग्रह है कि जो भी आपके खेत में गार्बेज निकलता है हार्वेस्टिंग के बाद, उसका समुचित उपयोग करें, उसमें आग न लगाएं। क्योंकि उससे दो नुकसान हैं। एक तो जो भी फर्टाइल सॉइल है वो डिग्रेडेड होती जाती है और जीवांश जो है, जो माइक्रोब्स वो किसान की हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसमें धीरे धीरे करके घटोतरी होती जाती है और धीरे धीरे करके वो सॉइल डिग्रेडेड हो जाती है, जिसमें कुछ भी नहीं बचता है, जिसको आप बैरन कहते होती जाती है। इससे बचने के लिए हमारा सिर्फ आपसे, यदि आपने अपने गार्बेज का मैनेजमेंट प्रबंधन अच्छे से कर लिया तो खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएंगे, केचुए बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं और मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं, जो और इसकी मात्रा मिट्टी में बहुत कम हो गई है, इससे आपको संरक्षण होगा। ये गार्बेज मैनेजमेंट आप सही करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की और किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार और आने वाला रबी समय के लिए आपका दिन उज्जवल हो, आपका समय अच्छा है, आपको अच्छा अपने उत्पाद से लाभ मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.पी. शर्मा से कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक पर रजनीश शर्मा से बातचीत। कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों बहनों, दिनांक 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 से
रात्रि 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ फसल प्रबंधन एवं खरीफ फसल में समसामयिक कार्य और विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुंदरलाल अलावा, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा। किसान भाई बहन हमारे फ़ोन नंबर 8989116346 पर कॉल कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। किसान भाई हमें अपने सवाल कार्यक्रम पूर्व व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ऐप नंबर है 8602262263। तो किसान भाई बहनों सुनना ना भूलें सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी प्रसारण 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 पर सूचना समाप्त हुई। और अब जुड़ते हैं हम मनोरंजन से और सुनवाते हैं ये देवी गीत। नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी, 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 नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी। नौ दिन पाहुनी बन के आई, 9 दिन पाहुनी बन के आई, 9 दिन पाहुनी बन के आई, अखियाँ देख जुड़ानी दुर्गा महारानी, अखियाँ देख जुड़ानी दुर्गा महारानी, नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी। गलियन गलियन फूल बिछाए, गलियन गलियन फूल बिछाए, गलियन गलियन फूल बिछाए, पग पग चली महारानी दुर्गा महारानी, नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी। और किसान भाइयों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो कहते हैं सपना बहन और मनीष भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।